नमस्कार, मैं हूं मनीष शर्मा और आप देख रहे हैं डीटीवी राजस्थान। तो देश में एक बार फिर से कोरोना ने दस्तक दे दी है और सभी को सतर्क कर दिया है। केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, महाराष्ट्र जैसे राज्यों में संक्रमण में तेजी से इजाफा हुआ है। इस दौरान कोविड-19 के नए सब वेरिएंट यानी एक और नए स्वरूप JN.1 ने देश दुनिया को सतर्क कर दिया है। 24 घंटों में 600 से ज्यादा मामले सामने आए हैं देश में। इनमें से 21 नए वेरिएंट के हैं, यानी JN.1 जो वेरिएंट है इसके हैं। इसको लेकर लगातार अब रिसर्च जारी है। राजस्थान में भी 4 मरीज सामने आए हैं। इनमें से 2 जयपुर में भर्ती हैं तो 2 मरीज जैसलमेर में मिले हैं। कोरोना की मौजूदा स्थिति के मद्देनजर केंद्र के निर्देशों के बाद अब राजस्थान में भी कोविड बचाव को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने एडवाइजरी जारी कर दी है। लोगों से कमोबेश वही कहा गया है जो कोरोना महामारी की शुरुआत से ही कहा जा रहा है। मसलन सर्दी जुकाम की स्थिति में लोगों से दूरी रखें, हाथों को 20 सेकंड तक धोएं, बच्चों और बुजुर्गों को खास तौर पर बीमार होने पर फौरन डॉक्टर से परामर्श लेने की सलाह दी गई है। तो राजस्थान में कोरोना से बचाव को लेकर क्या कुछ अब इंतजाम है, लोगों को क्या करना है, साथ ही स्वास्थ्य विभाग की क्या तैयारियां हैं, और उसी के साथ विशेष रूप से जब नया साल का आगाज होने वाला है और राजस्थान में खासतौर पर पर्यटन की दृष्टि से लोगों का काफी इन्फ्लो रहता है, उस दौरान कितनी तैयारियां हैं और कितने विभाग अलग अलग तरह से, चाहे पर्यटन विभाग हो, स्वास्थ्य विभाग हो और दूसरे महकमे कितने सतर्क हैं, इसको लेकर हम आपके सामने मौजूद हैं। इस पर एक चर्चा करेंगे विस्तृत। एक पैनल मौजूद होगा जिसमें अलग अलग डॉक्टर्स हमारे साथ मौजूद होंगे। कोशिश करेंगे हमारे सहयोगी भी जयपुर से हमारे साथ जुड़े। तो आपको बता दें कि राजस्थान में जैसलमेर में जो कोरोना के 2 मरीज मिले हैं और उसी के साथ राजधानी जयपुर में भी कोरोना की दस्तक हो गई। दोनों मरीजों को अस्पताल में भर्ती रखा गया, SMS में भर्ती हैं। और वहीं पर जो जैसलमेर के मरीज हैं उनको बताया जा रहा है कि आइसोलेशन में रखा गया है। और वो मरीज, इन मरीजों में एक भरतपुर का है तो दूसरा झुंझुनू का रहने वाला बताया जा रहा है। तो सर्दी का मौसम है, निश्चित रूप से वैसे भी मौसमी बीमारियों बढ़ती हैं इस दौरान, और ख़ासतौर पर कोरोना के एड ऑन होने से परेशानी निश्चित रूप से अस्पताल के लिए, स्वास्थ्य विभाग के लिए और खुद लोगों के लिए भी बढ़ना लाजमी है। तो चिंता ज़रूर है लेकिन सतर्क रहने की ज़रूरत है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। इसको लेकर हम अलग अलग डॉक्टरों से जानने की कोशिश करेंगे। हालांकि जो एक्सपर्ट्स हैं उनका ये कहना है कि जो नया सब वेरिएंट है जो JN.1, इसकी जो संक्रामकता है उस पर जो है बताया जा रहा है कि संक्रामक ज़रूर है, तेज़ी से फैल रहा है। और केरल में तो कहें कि एक दिन में ही 300 से ज़्यादा मामले देखने को मिले हैं। और मई महीने के बाद पूरे देश में करीब करीब 7 महीने के बाद बड़ा उछाल अब कोविड के केसेस में आया है। तो RUHS के वाइस चांसलर और राजस्थान में जाना पहचाना नाम डॉक्टर और प्रोफेसर सुधीर भंडारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वाइस चांसलर हैं RUHS के, और मुबारक भी मेरे साथ, मेरे सहयोगी इस वक्त पे जुड़ चुके हैं। डॉक्टर भंडारी, बहुत बहुत स्वागत आपका NDTV के लिए समय निकालने के लिए। आप तो लगातार इस महामारी जब से शुरू हुई है और एक तरह से कहें पर्याय बन गए हैं, इसको लेकर, सतर्कता को लेकर, इसके ट्रीटमेंट सुझाने को लेकर। अब जो है, अब आप 3 साल बाद, 3.5 चौथा साल शुरू होने वाला कोविड महामारी का अगले साल से, उसी बीच एक और वेरिएंट की दस्तक JN.1। आपके कुछ बयान भी मैंने देखे मीडिया से बात करते हुए। कितनी सतर्कता की जरूरत है? और अभी पूरे देश में अगर देखें तो तेजी से करीब 24 घंटों में देखें 600 से ज्यादा मामले सामने आए हैं और 21 मामले नए सब वेरिएंट के हैं। राजस्थान में कैसी तैयारी है और किस तरह के जो एडवाइजरी भी जारी की गई है, किस तरह की एडवाइजरी है, और अभी फिलहाल लोगों को किस तरह से सतर्क रहने की जरूरत है? देखिए, जब भी कोई रिसर्जेंस ऑफ वायरल इन्फेक्शन होता है तो ये मैटर ऑफ कंसर्न और चिंता हो जाता है। बट अभी जो रिसर्जेंस ऑफ न्यू कोविड वेरिएंट आया है वो थोड़ा डिफरेंट सिचुएशन में है। ओमिक्रॉन का जो वेरिएंट था BA.2.86 का लीनिएज ही है जिसको JN.1 कहा गया है। आपको ध्यान होगा कि 3 कोविड वेव्स आई थी। फर्स्ट वाज अल्फा, सेकंड जो कि बहुत डेडली थी डेल्टा, और थर्ड वेव ओमिक्रॉन थी जो हाईली इन्फेक्शियस था बट माइल्ड सिम्टम्स क्रिएट कर रहा था। तो ये JN.1 उसी ओमिक्रॉन के लीनिएज का है। अतः इसका जो कैरेक्टर है वो हाईली इन्फेक्शियस है, बट अभी तक इसका कैरेक्टर इज बिलीव टू बी माइल्डली
सिग्निफिकेंटली बहुत क्रिटिकल डिजीज करने वाला नहीं है, माइल्ड डिजीज क्रिएट करेगा। अभी की सिचुएशन पहले की सिचुएशन से थोड़ी डिफरेंट है, क्योंकि हमारे यहाँ पे 90% प्लस लोगों को सेकेंड डोज ऑफ वैक्सीन लग चुका था, अधिकतर लोगों को बूस्टर डोज भी लग चुका है। जब ओमिक्रॉन का थर्ड वेव आया था तो इट वाज हाईली इन्फेक्शियस एंड मेजॉरिटी पॉपुलेशन को ये इन्फेक्शन हो चुका था। सो दो थिंग्स ने, एक तो ओमिक्रॉन इन्फेक्शन और सेकेंडली वैक्सीनेशन के द्वारा इनेट और इंटरनल इम्यूनिटी पॉपुलेशन में डेवलप हो गई। एडवांटेज ये है कि इससे इस इनेट इम्यूनिटी जो कि इन्फेक्शन और वैक्सीनेशन से हुई है, ये हमारे को इस ओमिक्रॉन लीनिएज के JN1 से भी प्रोटेक्ट करेगा। और अभी तक की साइंटिफिक डेटा ये शो करते हैं कि सीवियरिटी प्रोफाइल इसका ओमिक्रॉन जैसा ही है, जो कि बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट नहीं है। बट जब भी कोई वायरल इन्फेक्शन होता है, विंटर्स जैसे ही आता है, ये कोविड-19 भी हो सकता है, राइनो वायरस जो को जुकाम का वायरस वो भी हो सकता है, आपने चाइना में सुना होगा एक तरह का निमोनिया जो माइकोप्लाज्मा निमोनिया भी हो सकता है। तो जो लोग हेल्दी और मिडिल एजेड है उसमें तो कोई मैटर ऑफ कंसर्न नहीं है, बट जो लोग सीनियर सिटीजन्स हैं और जिन लोगों में कोमॉर्बिड कंडीशंस हैं जिसके कारण इम्यूनिटी लो हो जाती है, उदाहरण के तौर पे डायबिटीज, जिनको अस्थमा और सांस की बीमारी है, कैंसर की दवाइयाँ चल रही है, स्टेरॉइड ले रहे हैं, जिनको रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, उन लोगों में भले ही ये JN1 जो कम सीवियरिटी का है लेकिन इन्फेक्शियस अधिक होने के कारण उन लोगों को जब ILI के अगर सिम्टम्स होते हैं तो बहुत सावधानी बरतनी चाहिए। बट बॉटम लाइन ये है कि वेदर ये हाईली इन्फेक्शियस और माइल्ड सिम्टम देने वाला वायरस वेरिएंट है, बट हमें कोविड एप्रोप्रिएट प्रोटोकॉल को तो उसको स्ट्रांगली फॉलो करना है, जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग, मास्किंग और आइसोलेशन इंपॉर्टेंट है, ताकि ये अधिक लोगों में स्प्रेड नहीं हो पाए और खासकर जो वनरेबल पॉपुलेशन है वो प्रोटेक्ट हो पाए। जी डॉक्टर भंडारी, जो आप जो बातें बता रहे हैं निश्चित रूप से एडवाइजरी में शामिल हैं, और कोरोना महामारी की शुरुआत से ही लोगों को जो बचाव के लिए कहा गया, वो सेंट्रल एडवाइजरी हो चाहे WHO की तरफ से, वो तमाम कमोबेश उसी तर्ज पर है। लेकिन अब बड़ी बात ये है डॉक्टर भंडारी, क्योंकि 2022 की जो सर्दियां थी उस वक्त पे ओमिक्रॉन का वेरिएंट देखा गया था, और उसके अब करीब अगर जनवरी की बात करेंगे, अब दिसंबर जनवरी चल रहा है, तो करीब 2 साल बाद एक और इस तरह का ही इन्फेक्शियस ये वेरिएंट देखने को मिला है। आपके नजरिए से मैं समझना चाह रहा था, क्योंकि राजस्थान को अगर देखें तो मोटे तौर पर अगर देखें तो 11,57,00,000 से ज्यादा डोजेस लग चुके हैं। फर्स्ट सेकेंड डोजेस का आंकड़ा ठीक है, लेकिन जो थर्ड डोज जो प्रिकॉशनरी डोज बताई गई थी वो सिर्फ राजस्थान ही नहीं बल्कि पूरे देश भर में कम है। मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या इस वक्त पर आप सलाह देंगे लोगों को कि जो थर्ड डोज है, जिनको सेकंड डोज हो चुका है, वो थर्ड डोज की तरफ जाएं, प्रिवेंशन की तरफ जाएं, और निश्चित रूप से जिन्होंने फर्स्ट के बाद सेकंड डोज भी नहीं लिया उनको तो जरूर जी। या ऑलमोस्ट 22 कंट्रीज में एडवाइजरी निकल चुकी है और WHO की भी एडवाइजरी निकली है कि जिन लोगों को कोमॉर्बिड कंडीशंस हैं और जो लोग सीनियर सिटीजन्स हैं और जिनको सेकेंड या प्रिकॉशनरी डोज के बाद मोर देन 9 मंथ्स हो गए हैं, और अगर वो इम्यूनिटी लो स्टेटस ग्रुप में आते हैं तो उन्हें एक एक्स्ट्रा सेकेंड बूस्टर डोज लगवाना चाहिए। इसके लिए हम जो कोविड की एंटीबॉडी टाइटर नामक जो टेस्ट होता है उसको किया जा सकता है, और ये कोविड इन्फेक्शन एटमॉस्फेयर होने के कारण हर्ड इम्यूनिटी डेवलप कर देता है। आपको बताना चाहूँगा, जब कोविड वैक्सीनेशन शुरू हुआ था जनवरी 21 के अंदर, उस समय पीडियाट्रिक वैक्सीन नहीं आया था, बट कम्युनिटी सर्विलेंस के अंदर 80% बच्चों में कोविड एंटीबॉडीज पाई गई थी। अतः डेफिनेटली एडल्ट्स में बिकॉज ऑफ द इन्फेक्शन और वैक्सीनेशन एंटीबॉडी स्टेटस काफी अच्छा है, बट सीनियर सिटीजनों को मॉर्बिड कंडीशंस के लिए 22 कंट्रीज में बाइवेलेंट वैक्सीन है। ये जे प्रोटेक्ट करेगा और इसके इन्फेक्शन को बढ़ने नहीं देगा। सबसे इंपॉर्टेंट ये है वेदर इट इज कोविड और नॉन कोविड और सिंपल वायरल और इन्फ्लुएंजा वैक्सीन है, हमको सोशल डिस्टेंसिंग और मास्किंग को प्रोटेक्ट के रूप में यूज करना है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि कोई व्यक्ति सिंपल खांसी, कफ या जुकाम के कारण भी अगर स्नीजिंग करता है और खांसी करता है तो जो ड्रॉपलेट होते हैं वायरस जिसमें होता है वो 3 से 6 वीक तक आपके बॉडी से दूर जाते हैं। अतः
जब भी कोई इन्फेक्शियस पेशेंट स्नीजिंग या कॉफिंग करता है तो वो अपने अराउंड काफी लोगों को इन्फेक्ट कर सकता है। ओमिक्रॉन के इस वेरिएंट को अभी तक WHO ने वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट डिक्लेयर किया है। इसका तात्पर्य है कि जो इससे इलनेस होने वाली है, सो फार इट लुक्स लाइक ए माइल्ड इलनेस। अभी तक इसको वेरिएंट ऑफ कंसर्न घोषित नहीं किया गया है। जब साइंटिफिक डेटा क्रिटिकल इलनेस को बताता है तब उसको वेरिएंट ऑफ कंसर्न कहा जाता है। उदाहरण पे जब सेकेंड वेव आई थी, जो डेल्टा वेरिएंट था, उसमें अधिकतर लंग डैमेज, कार्डियक पल्मोनरी कॉम्प्लिकेशन और साइटोकाइन स्टॉर्म बहुत अधिक हुआ था। पेशेंट में लंग इन्वॉल्वमेंट के कारण ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट्स और आईसीयू एडमिशन की बहुत आवश्यकता हुई थी, तब उसको वेरिएंट ऑफ कंसर्न घोषित किया गया था। तो अभी तक JN1 को वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट में रखा गया है, ये मानते हुए कि इसका कॉम्प्लिकेशन प्रोफाइल ओमिक्रॉन के जैसा है, जो कि माइल्ड डिजीज कॉज करता है, बट उसकी इन्फेक्टिविटी बहुत ज्यादा होने के कारण कोविड एप्रोप्रिएट प्रोटोकॉल को फॉलो करना बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। हम लोग अभी अपने कंट्री की एडवाइजरी का वेट कर रहे हैं, बट एटलीस्ट 22 कंट्रीज के अंदर सेकेंड बूस्टर डोज की रिकमेंडेशंस भी हो गई है, जिनको की कोमॉर्बिड कंडीशन है और जो हाई पेशेंट है। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट इज ILI सिम्टम होते ही अपने आप को आइसोलेट करें, मास्क का यूज करें और सबसे ज्यादा ओवर क्राउडिंग और कंजेस्टेड प्लेसेस को अवॉइड करें, बिकॉज ये हाईली इन्फेक्शियस है और इसकी इन्फेक्टिविटी जो RR रेट है, ये एक इन्फेक्शियस पेशेंट करीब 15 to 20 लोगों को इन्फेक्ट कर सकता है। इसीलिए कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, वे ऑफ लाइफ होना आवश्यक होगा। बिल्कुल डॉक्टर भंडारी, बहुत आपने जो जानकारियां दी ना सिर्फ एक्सक्लूसिव बल्कि बहुत काम की जानकारी है, क्योंकि हम उस पड़ाव पर हैं जब एक नए साल का आगाज होने वाला है और फेस्टिव सीजन भी रहता है, क्रिसमस, उसके बाद न्यू ईयर। और राजस्थान तो खास तौर पर कहें तो निश्चित रूप से एक टूरिज्म डेस्टिनेशन रहती है। और जो ये वेरिएंट है, जो सब वेरिएंट ओमिक्रॉन की लीनियज से ही आया हुआ जो आप बता रहे हैं, इन्फेक्शियस है जरूर, अभी वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट है, वेरिएंट ऑफ कंसर्न नहीं है, लेकिन निश्चित रूप से जो कोविड प्रोटोकॉल है उसका पालन करके ही वो जो कंसर्न वाली स्थिति है उस तक निश्चित रूप से बचा जाता है। बने रहेगा। मुबारिक मेरे साथ मौजूद हैं जयपुर से, खुद SMS में जो एडमिट हैं पेशेंट, उन पर भी नजर रखे हुए हैं और लगातार चिकित्सा विभाग के संपर्क में। मुबारिक, जिस तरह से डॉक्टर भंडारी कह रहे हैं कि लोगों को बचना चाहिए क्राउडेड प्लेस में जाने से, क्योंकि एक व्यक्ति 15 लोगों तक को संक्रमित कर सकता है। निश्चित रूप से एक बड़ा, भले ही अभी इस पर जो है बहुत ज्यादा जानकारी सामने नहीं आ रही है, लेकिन माना यह जा रहा है कि जिस तरह से ओमिक्रॉन इन्फेक्शियस था उसी तरह यह भी हो सकता है। तो क्या इंतजाम है? एडवाइजरी तो जरूर जारी हो गई है हेल्थ डिपार्टमेंट की ओर से, और क्या कुछ इंफॉर्मेशन आपके पास? बिल्कुल मनीष, देखिए चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग की ओर से 2 दिन पहले भी एक एडवाइजरी जारी की गई थी। तमाम जो चिकित्सा अधिकारी हैं, चाहे वो जिलों में हो या राजधानी जयपुर में हो, पूरे प्रदेश भर के जो चिकित्सा अधिकारी थे उन्हें निर्देश दिए गए थे कि इस तरह की जो ये बीमारी, जो वेरिएंट कोरोना का एक नया JN.1 जो आया है, उसको लेकर एहतियात बरता जाए, क्योंकि ग्रामीण स्तर पर भी इस तरह की चीजें हो सकती है, क्योंकि जानकारी के अभाव में बीमारी बढ़ने के खतरे रहते हैं। और जैसे कि भंडारी सर ने बताया, क्योंकि भंडारी सर ने वो समय देखा हम सभी ने, और उस दौरान इनकी पूरी टीम ने जिस तरीके से काम किया, खुद उस समय जो पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, उनके साथ मिलकर जो भंडारी सर की टीम थी, ये लोग बीसी उस समय लिया करते थे। अलग अलग दिनों के अंदर लोगों को एडवाइजरी मिलती थी, कैसे प्रिकॉशंस जो है रखने हैं, कैसे एहतियात बरतना है, किस तरीके से राजस्थान को कोरोना से बचाने का जो चिकित्सा विभाग की जो टीमें उस समय लगी हुई थी, उन्होंने काम किया। लेकिन अब इस बार जब डॉक्टरों से हमारी जो बात हुई, उसमें ये निकल कर आया है कि अभी उतना इस वेरिएंट से डरने की आवश्यकता नहीं है, केवल जागरूक रहना है। बार बार जो अभी आज जो मीटिंग हुई है, जो ACS है सुब्रा सिंह, उन्होंने मीटिंग ली और उसमें ये कहा गया है कि इस तरह की जो चीजें हैं उनको लेकर ऑक्सीजन की, बेड्स की, हॉस्पिटल्स में जो डॉक्टर हैं, चाहे सरकारी हो प्राइवेट हो, उन सभी को इसके बारे में जानकारी देनी चाहिए, ताकि बीमारी ज्यादा नहीं फैले। और अगर फैलती है तो जो मरीजों को चिन्हित किया जाता है उन्हें आइसोलेट किया जाए, उनसे जो मिलने वाले लोग हैं उनको उसके बारे में एहतियात रखने के लिए बारे में बताया जाए, बार बार हाथ धोए जाए। जैसे कि सर ने बताया कि अगर कोई खांसता है या छींकता है तो उसे क्या क्या चीजों का ध्यान रखना होगा, वो सारी गाइडलाइन में चीजें बताई गई है। उसी हिसाब से जो है, चाहे ग्रामीण स्तर हो चाहे शहरी स्तर हो, सभी जो मेडिकल की जो टीम है वो उस पर काम कर रही है। इस तरह की गाइडलाइन आज दी गई है। हालांकि अब तक ऐसा कोई खतरा इस बीमारी से दिखाई नहीं देता, लेकिन हम कह सकते हैं कि
एहतियात रखना जरूरी है, बचना जरूरी है, लोगों को जागरूक होना जरूरी है। अगर हम जागरूक नहीं होते हैं तो उससे कहीं ना कहीं खतरा बढ़ सकता है। जी। मुबारक, जो पेशेंट एसएमएस में एडमिट हैं जो आप बता रहे हैं, ये कहाँ से पेशेंट कहाँ से आए हैं, ये जानकारी भी हमने दी। आप भी थोड़ा बताइए इनके बारे में और इनकी अभी क्या हालत, क्या स्टेबल है और कहाँ उन्हें रखा गया है। जी मनीष, देखिए जब से कोविड-19 आया था उसके बाद जब भी कोई अस्पताल में जाता है, वो ऑपरेट होता है या किसी और बीमारी का उसकी जो जांच और तमाम जो चीजें होती है, तो उससे पहले एक कोविड का टेस्ट होता है। तो ऐसे में ये जो दोनों मरीज झुंझुनू और भरतपुर से यहाँ पहुंचे थे, इनका भी वो टेस्ट किया गया, खांसी जुकाम बुखार की इनके शिकायत थी। ऐसे में जब जांच की गई तो डॉक्टर्स को उसमें कुछ जो है पॉजिटिव लगा, तो ऐसे में उन्हें आइसोलेट किया गया। उनके जो परिजन थे उनको भी इसके बारे में बताया गया। अभी फिलहाल वो डॉक्टर्स की टीम की निगरानी में है। खतरे वाली तो कोई अभी तक बात सामने नहीं आई है, डॉक्टर्स उनका उपचार कर रहे हैं। और लेकिन ये जरूर है कि उनकी जो जांच है वो जांचें कर ली गई है और सैंपल जो है ले भिजा दिए गए। अब उसमें क्या कुछ निकल कर आता है, किस तरह का ये जो वेरिएंट है, क्या इसमें कितना खतरनाक है, कहाँ ये इफेक्ट करता है, ये सभी जो है जो मेडिकल की टीम है, डॉक्टर्स है, उस पर जांच कर रहे हैं। जी जी, अब आप बने रहेगा मुबारक। डॉक्टर भंडारी का भी रुख कर लेते हैं। सर, दो पेशेंट अभी एसएमएस में हैं और जैसलमेर से भी दो पेशेंट आए हैं, हालांकि वो आइसोलेटेड है, यहाँ पर जांच करने पे एडमिशन उनका हुआ है। एक बड़ी पिक्यूलियर चीज़ सर देखने को मिलती है, जब ओमिक्रॉन वेरिएंट भी आया, यही सर्दियों का मौसम था 2021 के अंत का और 2022 की शुरुआत का। निश्चित रूप से बड़ा इन्फेक्शस वेरिएंट उसे कहा गया, हालांकि खतरा बहुत कम था लेकिन इन्फेक्शन रेट उतनी ज़्यादा थी। तो क्या माना जाए कि ये भी कमोबेश उसी तर्ज पर आपने बताया कि ये सब वेरिएंट दिख रहा है, लेकिन हमारे पास क्योंकि वैक्सीनेशन का एक इम्यूनिटी है और साथ में हम जो कोविड प्रोटोकॉल हैं इनका पालन करके बच सकते हैं। सबसे बड़ा सवाल अब यह है, क्योंकि न्यू ईयर का वक्त है, लोग बहुत ज़्यादा बाहर आ रहे जा रहे होते हैं, निश्चित रूप से ना सिर्फ डोमेस्टिक बल्कि इंटरनेशनली भी। तो लोगों में बार बार बात ये उठती है कि जब बहुत ज़्यादा लोग आपस में कांटेक्ट में आ चुके होते हैं और केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, तब जाकर बंदिशें लगना शुरू होती हैं और तब फिर चाहे आप सेकेंड वेव की बात करें, थर्ड वेव की, वो फिर स्थिति बनने लग जाती है। उसको लेकर आपका क्या कहना है? जब शुरू में कोविड आया था, फर्स्ट और सेकेंड वेव में, हमको इस डिजीज के बारे में सब कुछ नयापन था और उस समय लोगों को एनफोर्स किया गया था अबाउट कोविड प्रोटोकॉल बिहेवियर। बट 2 साल के कोविड ईरा में लोगों ने इतना सीखा है और जो एक्सेप्टेंस ऑफ कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर है, मैं सोचता हूं अब बिकॉज ऑफ द अवेयरनेस ऑफ दिस लोगों का कंप्लायंस अच्छा होगा और अच्छा हो रहा है। सेकेंडली, हमारा जो नॉलेज लेवल है वो भी काफ़ी बढ़ गया है। एवरेज पर्सन, डॉक्टर्स, पैरामेडिकल्स इसके लक्षण और इनके इन्फेक्शन से भली भांति परिचित है। दूसरा, लोगों ने 2 साल तक कोविड के जो साइड इफेक्ट्स, कोविड के कारण जो सिकनेस और कोविड के कारण जो डेथ्स की रही देखी, उसके कारण आम जन में कोविड प्रोटोकॉल को अडॉप्ट करने की उनको इम्पोर्टेंस मालूम है। मैं सोचता हूं कि जब नया वायरस वेरिएंट आया है तो इसका कंप्लायंस अच्छा होगा, बिकॉज लोग इस कोविड प्रोटोकॉल का एडवांटेज दे चुके हैं। सेकेंडली, जब भी कोविड का नया वेरिएंट आता है तो देयर आर 3 मेथड्स जिसमें इस डिजीज को कंट्रोल किया जाता है। एक तो सर्विलेंस है, वो हमारा सर्विलेंस बहुत अच्छा है। जैसे ही कोई पेशेंट पिकअप होता है उसको इमीडिएटली प्रोटोकॉल में डाल दिया जाता है। सेकेंडली, इन्वेस्टिगेटिंग फैसिलिटीज, हमारे स्टेट में बहुत अच्छी इन्वेस्टिगेटिंग फैसिलिटीज है। कोविड RT-PCR टेस्ट करने की है। 3 मेडिकल कॉलेज में जीनोम सीक्वेंसिंग की सुविधा है, जहां पे हमें यह भी पता लग जाएगा कि कौन सा वेरिएंट है, अकॉर्डिंगली हम लोग उसको प्रिपेयर्ड हो सकते हैं। इसके साथ साथ जितने भी कॉम्प्लिकेशंस होते हैं उनको एसेस करने के लिए CT स्कैन ऑफ चेस्ट एज वेल एज साइटोकाइन स्टॉर्म के लिए बायोकेमिकल टेस्ट, उस सारी व्यवस्थाएं हमारे स्टेट में एक नेटवर्क की तरह उपलब्ध है। और थर्ड प्रोटोकॉल होता है द इंफ्रास्ट्रक्चर। वी हैव गुड नंबर ऑफ ऑक्सीजनेटेड बेड, क्रिटिकल केयर सेंटर्स, ICUs, एंड सबसे बड़ा फायदा ये है कि पिछले 2 साल में जो कोविड पेंडेमिक था उसमें मेडिकल फ्रेटर्निटी और पैरामेडिकल फ्रेटर्निटी का इतना अच्छा ओरिएंटेशन हो गया कि दे आर ऑल अवेयर कि हमको किस तत्परता से कोई भी क्रिटिकली सिक पेशेंट को अटेंड करना है। पब्लिक एट लार्ज में भी मैं ये बताना चाहूँगा कि अगर किसी को ILI जैसे सिम्टम होते हैं, खांसी, कफ, जुकाम होता है, आप आइसोलेट करें। बट अगर आपको सांस में दिक्कत होती है, मैं सोचता हूँ कोविड पेंडेमिक में हर व्यक्ति को मालूम था कि ऑक्सीजन सैचुरेशन कैसे देखा जाए पल्स ऑक्सीमीटर के द्वारा।
तो अगर किसी भी वृद्ध व्यक्ति को या इम्यूनो कंप्रोमाइज व्यक्ति को या जिसको ओल्ड कोमॉर्बिड कंडीशंस और क्रिटिकल डिजीज वाले व्यक्ति को अगर सांस दिक्कत होती है, खांसी कफ ज्यादा होता है और ऑक्सीजन सैचुरेशन डिप करने लगता है, तो आई एम श्योर पब्लिक इज अवेयर कि दीज आर द इंडिकेशन जिसमें तुरंत उनको हॉस्पिटल से कांटेक्ट करना चाहिए। अगर पास्ट एक्सपीरियंस से जो उनकी नॉलेज है, मैं सोचता हूं उससे कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का कंप्लायंस, भले ही न्यू ईयर है, भले ही फेस्टिव सीजन आ रहा है, लोग करेंगे और लोगों को ये महत्ता मालूम है कि कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर से ही वो अपने फ्रेंड्स, फैमिली, नियर डियर परिजन्स को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। हम कोविड जब आया था, हमारी कंट्री सबसे थिकली पॉपुलेटेड है, बट बिकॉज ऑफ द कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर, टाइमली इंटरवेंशन ऑफ वैक्सीन, प्रोबेबली हमारे रिजल्ट इवन वेस्टर्न वर्ल्ड से भी बहुत अच्छे थे। बिल्कुल एब्सोल्युटली डॉक्टर भंडारी, निश्चित रूप से जो प्रिपेयर्डनेस है, जो करीब 3 साल की मेहनत है, और निश्चित रूप से खासतौर पर जो हेल्थ डिपार्टमेंट और हेल्थ एक्सपर्ट में आप जैसे डॉक्टर्स की वजह से जो हमको लीड रहा, स्पेशली राजस्थान जैसे स्टेट, और हमारे यहाँ कुछ जगहों पर तो जो मॉडल स्टेट भी बनकर उभरे, उसको उस प्रिपेयर्डनेस को कंसोलिडेट करने की ज़रूरत है। लोगों में भी निश्चित रूप से एक अवेयरनेस तो है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल लोगों के पास जो उठता है वो एक बैरियर जो क्रिएट किया गया कोरोना और हमारे बीच में मास्क, उसको लेकर लोग सबसे बड़े सतर्क रहते हैं कि जब मास्क कहा जाता है तब लोगों के एकदम से कान खड़े होते हैं कि अब भाई वो सिचुएशन है कि अब जो है निश्चित रूप से ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है। उससे पहले तक लोग समझते हैं कि ठीक है, जिस तरह से बाकी वेरिएंट्स आए और शुरुआत में हल्ला है और धीरे धीरे जो केसेस ख़त्म होने लगते हैं, फिर वापस से एक रूटीन में लोग अपना जीवन शुरू करने लगते हैं। लेकिन जो मास्क को लेकर एक बड़ी बात लोगों के जहन में रहती है, उसको लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे कि अभी से लोगों को सतर्क रहने की ज़रूरत है, क्योंकि इस दौरान ईयर एंड है और लोगों का भीड़ भाड़ में जाना बढ़ेगा, किस तरह से, क्योंकि अब तो वो वक्त है नहीं कि सोशल डिस्टेंसिंग का उस तरह से पालन किया जाए। मैं बता चुका हूं कि विंटर सीजन में कई तरह के रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस हो जाते हैं। आपने देखा होगा चाइना में अभी जो नया माइकोप्लाज्मा न्यूमोनिया इन्फेक्शन हुआ है, वेदर सिंपल जुकाम हो जिसको राइनो वायरस बोलते हैं, कोविड इन्फेक्शन हो, वायरल इन्फेक्शन हो, या कोई सिंपल कोल्ड हो, अमेरिका के अंदर इन्फ्लुएंजा से भी इतनी डेथ्स और सफरिंग होती है। तो ऑल दीज रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस, ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन स्नीजिंग और खांसी के द्वारा स्प्रेड होते हैं। अतः it should be a protocol, it should be a knowledge and it should be understanding of every citizen कि हमको अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करना है, हमारे पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स को प्रोटेक्ट करना है, हमारे को सोसाइटी से प्रोटेक्ट करना है। और मैं सोचता हूँ कि कंप्लायंस लेवल जब इस तरह के नए इन्फेक्शंस आएंगे तो बहुत अच्छा होगा। लोग बहुत, सभी स्टेटा के लोग बहुत अच्छी तरह कंप्लाई करेंगे, और खासकर जब पार्टी टाइम और फेस्टिवल सीजन आता है तो हमने पहले भी देखा है लोगों को ये आग्रह जब हम करेंगे तो मैं सोचता हूं वो ये भी जानते हैं कि कुछ लोग जो क्रिटिकल हो जाते हैं उनको बचाने का एक ही तरीका है कि हम इस स्प्रेड को रोकें। और अच्छी बात यह है कि अभी तक इट इज डिक्लेयर्ड एज ए वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट विद माइल्ड डिजीज कॉजिंग, एक्सेप्ट दैट इन्फेक्टिविटी बहुत ज़्यादा है। तो लोगों को ये बताना पड़ेगा कि ये जो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है उसको हमको बढ़ने से रोकता है। इस साइंटिफिक डेटा में बताया गया है कि अगर आप मास्क यूज करते हैं और आप इन्फेक्टेड हैं कोविड से, तो 95% तक आप दूसरों को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, बिकॉज सारे ड्रॉपलेट आपके कोविड में मास्क के अंदर ही होल्ड हो जाते हैं। सो एक बहुत बड़ा प्रोटेक्शन है कि अगर कोई इन्फेक्टेड पेशेंट भी मास्क लगाता है तो 95% तक वो अपने सराउंडिंग लोगों को प्रोटेक्ट कर लेता है। तो इतना बड़ा एडवांटेज होने के कारण आई एम श्योर पीपल विल कंप्लाई टू दिस, दे विल अंडरस्टैंड कि हमें अपनी सोसाइटी को, चिल्ड्रन को, एल्डर्स को प्रोटेक्ट करना है। बिल्कुल डॉक्टर भंडारी, जो मास्क है अपने आप में एक बड़ा बैरियर है, 95% एक बड़ा नंबर होता है उस तरह से बचाव को लेकर, और साथ में जो अप्रोप्रिएट बिहेवियर है उसकी पालना की भी ज़रूरत होती है। आपसे एक छोटा सा ब्रेक लेना पड़ रहा है, आप बने रहिएगा, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, क्योंकि इससे जुड़े जो म्यूटेशंस हैं जो कोरोना से लेकर, उसको भी जानने की कोशिश करेंगे भंडारी, डॉक्टर भंडारी से, और मुबारक भी हमारे साथ लगातार मौजूद रहेंगे। छोटा सा ब्रेक, फौरन हाजिर होते हैं।
तो ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। जो कोरोना की एक नए वेरिएंट के बाद केसेस उभर कर सामने आ रहे हैं उसको लेकर हम चर्चा कर रहे हैं और मेरे साथ राजस्थान के बड़े चेहरे हेल्थ डिपार्टमेंट के मौजूद इस वक्त प्रोफेसर सुधीर भंडारी जो RUHS के वाइस चांसलर हैं। और कोविड को लेकर जो इनिशियल ट्रीटमेंट्स की जब बात आई तो पिछली सरकार में एक बड़ी भूमिका प्रोफेसर भंडारी ने निभाई और इस वक्त पर डॉक्टर प्रदीप जी भी मेरे साथ में जुड़ चुके हैं, उनका भी रुख करेंगे। डॉक्टर आपका भी स्वागत। डॉक्टर भंडारी, ब्रेक से पहले मैं जानना चाह रहा था आपसे कि जिस तरह से आपने बताया BA 2.86 की ही एक कैटेगरी, उसी की फैमिली से ये वाला वेरिएंट है जो JN.1 जिसे हम कह रहे हैं, क्या किस तरह का म्यूटेशन के बाद ये वाला वेरिएंट मर्ज हुआ है? क्योंकि अब तक जिस तरह के वेरिएंट्स थे बाद में, अगर बात करें ओमिक्रॉन की भी, तो ये सब स्पाइक प्रोटीन से निकल रहे थे। कहा यह जा रहा था जो बड़े एक्सपर्ट्स थे तमाम इंटरनेशनली की जो वैक्सीन्स, मौजूदा वैक्सीन्स है वो पोटेंट इनफ हैं वो उससे बचाव के लिए। क्या माना जाए जो ये नया वेरिएंट है इससे भी वैक्सीन बचाव करती है? और पहले आप थोड़ा दर्शकों को समझाएं कि म्यूटेशन इसमें किस तरह से हुआ है कि ये वेरिएंट उभर कर सामने आया। देखिए ऐसा होता है, वायरस का म्यूटेशन मतलब वायरस अपना कैरेक्टर चेंज करता है जी। आपको जान के ताज्जुब होगा कि जब पहली बार अल्फा वेव में कोविड-19 वायरस आया था और ओमिक्रॉन आने तक उस वायरस में 600 तरह के म्यूटेशंस हुए थे और उसमें 600 में से सिर्फ 4 या 5 तरह के म्यूटेशंस घातक थे, जिसमें कि डेल्टा म्यूटेशन भी था और ओमिक्रॉन म्यूटेशन भी था। तो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट रीज़न ये है कि हमको स्प्रेड को रोकना है। जब जितना कोई भी वायरस एक व्यक्ति से दूसरे में और दूसरे से तीसरे में जितना ज़्यादा कम्युनिटी स्प्रेड करेगा उतना अपना करैक्टर बदलता है, इसको म्यूटेशन बोलते हैं। तो वायरस के द्वारा करैक्टर बदलने को म्यूटेशन बोलते हैं। ये म्यूटेशन हमारे लिए अच्छा भी हो सकता है जिसमें वायरस वीक हो जाता है, और ये म्यूटेशन हमारे लिए खराब भी हो सकता है जिसमें वायरस स्ट्रॉन्ग होके एक स्ट्रॉन्ग डिजीज को प्रोड्यूस कर देता है। जैसे अल्फा वेव के बाद उस कोविड वायरस में करीब 600 तरह के म्यूटेशंस हुए थे और उसमें वो सारे इनइफेक्टिव वायरसेस थे जिसमें वायरस वीक हो गया। बट जब कोविड का डेल्टा वायरस में म्यूटेशन हुआ, वो एक इतना डेट्रीमेंटल वायरस था कि अधिकतर लंग डैमेज, ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट, ICU एडमिशंस, डेथ्स, हार्ट अटैक्स, स्ट्रोक उस डेल्टा म्यूटेशन के बाद हुए थे। अतः हमें बहुत सावधानी रखना है कि पब्लिक कांटेक्ट और पब्लिक स्प्रेड को वायरस को बचाना है, बिकॉज इससे से अधिक म्यूटेशन होते हैं। अब हमें पता नहीं कि ये म्यूटेशन में बी फॉर गुड और मे बी बैड, बट अभी तक दिस म्यूटेशन ये ओमिक्रॉन के कैटेगरी का है JN.1, और ओमिक्रॉन का एस्टेब्लिश हिस्ट्री ये है कि ओमिक्रॉन हाईली इन्फेक्शियस है बट माइल्ड डिजीज प्रोड्यूस करता है। इसीलिए आपने देखा होगा कि डेल्टा में अधिकतर पेशेंट्स को हॉस्पिटलाइजेशन, ऑक्सीजन और वेंटिलेटर की जरूरत पड़ी थी। ओमिक्रॉन के अंदर सिर्फ 2 से 4% लोगों को हॉस्पिटलाइजेशन और ऑक्सीजन की जरूरत पड़ी थी। उनको घर पे डोमिसिली ट्रीटमेंट के द्वारा ठीक किया जा सकता था। CT स्कैन इन्वॉल्वमेंट बहुत अधिक, बहुत कम था और प्रैक्टिकली नॉर्मल था। चूंकि ओमिक्रॉन का ही लीनिएज माना जा रहा है, अतः अभी तक साइंटिफिक बिलीव ये है, WHO ने भी इसको इंटरेस्ट दिया है कि इसमें ओमिक्रॉन के कैरेक्टर, ये माइल्ड डिजीज भी अगर इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज और एल्डरली पर्सन है तो उसमें ये उग्र रूप ले सकता है, जिसमें लंग डैमेज और ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट और रेस्पिरेटरी और सांस में जो दिक्कत होती है, रेस्पिरेटरी फेलियर हो सकता है। बट हमें इसके स्प्रेड को कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर से बचाना है, बिकॉज हम फर्दर म्यूटेशन नहीं चाहते, बिकॉज देयर इज ऑलवेज रिस्क कि म्यूटेशन मे बी गुड फॉर अस जिसमें वायरस वीक हो जाए, और मे बी बैड फॉर अस जिसमें वायरस स्ट्रांग हो जाए। अतः अभी तक चूंकि ये ओमिक्रॉन की फैमिली का है और उसका ट्रैक रिकॉर्ड माइल्ड डिजीज का है, तो इस तरह का प्रिजम्पशन है। बट हमें क्लोज वॉच रखना है, क्लोज ऑब्जर्वेशन रखना है, और हमें इंश्योर करना है कि कहीं ये जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज लोग हैं उनमें ज़्यादा डैमेज नहीं करे। इसके साथ साथ हमें जो एडवाइजरी 22 कंट्रीज में आ गई, सेकेंड बूस्टर डोज ऑफ बाइवेलेंट वैक्सीन, प्रोबेबली हमारी कंट्री में भी एक बार इसका ऑब्जर्वेशन क्या आता है हम देखते हैं, क्योंकि अभी तक हमारी हर्ड इम्यूनिटी और इमेट इम्यूनिटी स्टेटस काफी अच्छा है।
जी जी बिल्कुल। निश्चित रूप से सर, क्योंकि वैक्सीनेशन काफ़ी वाइड स्प्रेड हमारा रहा और एक बड़ा उसको लेकर जो हर्ड इम्यूनिटी की बात अक्सर होती है मेडिकल टर्म्स में, वो भी काफ़ी अच्छी आप बता रहे हैं। निश्चित रूप से उससे हमारी तैयारियां थोड़ी स्ट्रांग रहती हैं। डॉक्टर प्रदीप शर्मा का भी रुख कर लेते हैं, एडिशनल सुपरिटेंडेंट हैं एसएमएस से। डॉक्टर, आपके यहाँ अभी 2 पेशेंट बताए जा रहे हैं कि जयपुर में हैं और 2 जैसलमेर में हैं। यहाँ पर किस तरह के पेशेंट्स अभी जो नए आए हैं एसएमएस में, उनकी क्या स्थिति है और किस तरह से इन्हें पकड़ में आए और क्या सिम्टम्स हैं उनके अभी? फिर से रुक करूंगा मैं डॉक्टर प्रदीप शर्मा का। फिर से एक बार कनेक्शन स्टैब्लिश करने के बाद मैं डॉक्टर भंडारी का ही रुक कर लेता हूं। जो हर्ड इम्यूनिटी की बात हम कर रहे थे उसको लेकर डॉक्टर भंडारी ने बड़ी अहम बात बताई कि जो वैक्सीनेशन का जो कवरेज है वो काफ़ी वाइड स्प्रेड है इंडिया में, करीब करीब 76-77%। अगर मैं मुझे करेक्ट कीजिएगा डॉक्टर भंडारी, इतना हमारे यहाँ वैक्सीनेशन हो चुका है। उसके चलते डोज तो 75-76% को लगी है। यस यस, और उसको लेकर के करीब करीब 200 यानी 2 बिलियन प्लस डोजेस हमारे यहाँ पे लग चुकी हैं। तो निश्चित रूप से एक बड़ा कवरेज है, लेकिन जो नए वेरिएंट्स आते हैं सर, उसको लेकर कंसर्न ये रहता है कि कहीं ना कहीं इम्यूनिटी को इवेड ना कर दे, और यही इसी कैटेगरी में ओमिक्रॉन को देखा गया और ये JN.1 को भी उसी कैटेगरी में माना जा रहा है। देखिए, इसका एक बॉटम लाइन सबसे इंपॉर्टेंट कि ऑल द सीनियर सारे लोग जो कि मल्टीपल डिजीजेस से अफेक्टेड है, जिसकी कुछ मैं नाम आपको बताना चाहूंगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिनको डायबिटीज है, जिनको किडनी फेलियर और लीवर फेलियर है, जिनको हार्ट फेलियर है, जिनका बाईपास सर्जरी हो चुका है, जिनका हिप और नी रिप्लेसमेंट हो चुका है, जिनको अस्थमा की और सांस की बीमारी है, और जिनको किसी भी दूसरे कारण के कारण स्टेरॉइड नामक दवाई चल रही है, या जिनको कैंसर की कीमोथेरेपी चल रही है। अगर हम देखा जाए तो जो एडमिटेड क्रिटिकल पेशेंट होते हैं, सर्जिकल और नॉन सर्जिकल, हमें उन पेशेंट को बहुत अधिक प्रोटेक्ट करना चाहिए, बिकॉज इन लोगों का इम्यूनिटी स्टेटस इतना कम होता है कि ये लोग इवन माइल्ड डिजीज और माइल्ड वेरिएंट होने के बावजूद भी कभी कभी इन लोगों में पल्मोनरी कॉम्प्लिकेशन हो जाते हैं। सेकंड, लोगों को ये पता होना चाहिए कि ये कोविड इन्फेक्शन लंग्स को इफेक्ट करता है और इसका मेन लक्षण होता है सांस में दिक्कत और फॉलिंग सैचुरेशन। अतः जब कभी किसी को इवन माइल्ड सिम्टम्स हो, खांसी जुकाम बुखार, वो लाइटली नहीं लें। आजकल एवरी सेकंड पर्सन बिहेव्स लाइक ए डॉक्टर। खांसी जुकाम बुखार वो आपस में ही देशी ट्रीटमेंट से मैनेज कर लेते हैं, ठीक है, वो बुरा नहीं है, बट कभी कभी माइल्ड सिम्टम होने के बावजूद भी बहुत जल्दी ही इंक्यूबेशन पीरियड इतना कम होता है कि सडनली पेशेंट डिटोरिएट हो जाते हैं। तो अगर थोड़ा भी उनको ब्रीदिंग डिस्ट्रेस हो, अपना जब भी रिसर्जेंस ऑफ कोविड होता है, हर फैमिली में एक ऑक्सीजन सैचुरेशन ऑक्सीजन ऑक्सीमीटर होना चाहिए और वो ऑक्सीजन सैचुरेशन देखते रहें। अगर ऑक्सीजन सैचुरेशन 90 से नीचे आता है या पुराना जो ऑक्सीजन सैचुरेशन है उससे 4 to 5% आपका फॉल होता है, इमीडिएटली यू शुड कॉन्टेक्ट डॉक्टर, बिकॉज फॉलिंग ऑक्सीजन सैचुरेशन लंग इन्वॉल्वमेंट का एक पहला सिग्निफिकेंट साइन हो सकता है। अतः अगर हम ये सावधानियां बरतें तो हम काफी जल्दी, अगर कोई लाइक्लीहुड ऑफ कॉम्प्लिकेशन भी हो तो उसको पिकअप कर सकते हैं, और खासकर हमारी जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पॉपुलेशन है उनको हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं। बिल्कुल डॉक्टर भंडारी, एक चीज इसी से जुड़ी हुई और है जो सबसे ज्यादा लोगों के जहन में रहती है। हम ये प्रोग्राम शुरू कर रहे थे तब मुझसे भी काफी ऑफिस के साथी और लोग भी फोन पर बात कर रहे थे कि कोरोना महामारी ठीक है, अभी उसके साथ लोग जीना शुरू कर दिए और फिर उसको हम लोग ने ओवरकम किया और वापस से एक बैक टू न्यू नॉर्मल में हम आ गए। लेकिन अब वापस से लाइफ नॉर्मल में है, क्या फिर से एक न्यू नॉर्मल का दौर शुरू हो सकता है? और खासतौर पर जो सिम्टम्स हैं उसको लोग बड़ा कंफ्यूज रहते हैं, क्योंकि जो मीडिया में भी आता है और तमाम गवर्नमेंट के एजेंसीज के थ्रू में आता है या फिर बड़ी WHO जैसी संस्थाओं के थ्रू, कमोबेश लक्षण वही होते हैं। लोगों के सामने दिक्कत ये होती है कि डिफरेंशिएट कैसे किया जाए। नॉर्मल सर्दी जुकाम है क्योंकि मौसम भी उसी तरह का है, या फिर डे 1 से चाहे सर्दी जुकाम हो या फिर कोरोना हो, पहले दिन से सतर्क हो जाएं। उसमें कैसे डिफरेंशिएट करें लोग? ये जो सिंपल IILI के जो लक्षण होते हैं, जिसमें जुकाम हो सकता है, नाक में से पानी आ सकता है, गला खराश हो सकता है, हेडेक और बुखार हो सकता है, सिंपल ILI और जो इन्फ्लुएंजा के सिम्टम्स होते हैं ये शॉर्ट लिव्ड होते हैं
और पेशेंट को अधिकतर सांस में दिक्कत नहीं होती है और विद इन ए डे और 2 पेशेंट रिकवर करना शुरू कर देते हैं। बट अगर आपको लगता है कि LI के सिम्टम परसिस्ट कर रहे हैं, आपका फीवर कंटिन्यू हाई ग्रेड हो रहा है और आपको साथ में खांसी भी शुरू हो गई है और थोड़ा सा चेस्ट में भारीपन हो चुका है या सांस में लेने में दिक्कत हो रही है, तो आपको इमीडिएटली मेडिकल हेल्प सीक करना चाहिए। नॉर्मली जो ILI के सिम्टम और कोविड के सिम्टम शुरू में एक से होते हैं, बट ILI के सिम्टम शॉर्ट लिव्ड होते हैं। विद इन 1 और 2 डेज पेशेंट स्टार्ट्स फीलिंग बेटर और नेचुरल वीनिंग होना शुरू हो जाता है। बट अगर कोविड रिलेटेड सिम्टम्स होंगे जो नॉर्मली अनट्रीटेड पेशेंट में थोड़े लास्ट करते हैं और ये सिम्टम्स एग्रेवेटेड कुछ दिन तक चल सकते हैं, और स्पेशली जब आपका बॉर्डरलाइन ऑब्जर्वेशन हो, तो आप अगर यंग है, वैक्सीनेटेड हैं, आपको डे टू डे रूटीन में कोई दिक्कत नहीं हो रही है, तो आप इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। बट अगर आप एल्डरली हैं, आपको लग रहा है आपकी ब्रेथलेसनेस, टायर्डनेस और आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ इफेक्ट हो गई है, जिसमें एक्सट्रीम फटीग, डायरिया, पेन एब्डोमेन और भी कुछ अनएक्सपेक्टेड सिम्टम्स हैं, तो बेटर ये रहेगा कि यू शुड कॉन्टेक्ट द डॉक्टर। बट वन थिंग इज श्योर, ये जो कोविड रिलेटेड सिम्टम्स होते हैं थोड़े प्रोलॉन्ग्ड होते हैं, थोड़े सीवियर होते हैं, फीवर अधिक होता है, प्रोस्ट्रेशन, टायर्डनेस, फटीग ज़्यादा होता है और ब्रेथलेसनेस और कॉफ ज़्यादा होता है, जो कि सिंपल इन्फ्लुएंजा में नॉर्मली कम या नहीं होता है। जी, निश्चित रूप से इस तरह से जो दर्शक देख रहे हैं आप अपना डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं और काफ़ी इन्फॉर्मेशन ये बात उनके लिए काम की है। डॉक्टर भंडारी आप बने रहेगा। डॉक्टर प्रदीप शर्मा इस वक्त मौजूद है मेरे साथ में, अतिरिक्त अधीक्षक हैं SMS हॉस्पिटल के। डॉक्टर प्रदीप, जिस तरह से आप सुन रहे थे प्रोफेसर भंडारी को भी, आपसे मैं जानना चाहूँगा क्या प्रिपेयर्डनेस को लेकर के स्तर है अभी, क्योंकि 2 पेशेंट वहाँ पर एडमिट है, SMS में बताया जा रहा है, 2 पेशेंट जैसलमेर में मिले हैं और अब ये सिलसिला जिस तरह से ओमिक्रॉन का एक सब वेरिएंट है, निश्चित रूप से अब ये केसेज कहीं ना कहीं संभावना ये है कि बढ़ेंगे, क्योंकि पूरे देश में अब एक सिलसिला केसेज अचानक से बढ़ने का शुरू हुआ एक नए वेरिएंट के साथ में। क्या आपकी तैयारियां हैं? एडवाइजरी जरूर हेल्थ डिपार्टमेंट ने जारी की है, और आपके वहां जो एडमिट हैं पेशेंट्स, अभी क्या सिम्टम्स उनके ट्रैक किए गए और क्या उनकी स्थिति है फिलहाल? मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगा, जैसा कि भंडारी सर ने बताया है, ये JN1 वेरिएंट है, इसकी इन्फेक्टिविटी ज्यादा हो सकती है, क्योंकि WHO ने जैसे इसको वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट कहा है। तो इस टाइम जैसे अपने मौसमी बीमारियों का सीजन चल रहा होता है, OPD SMS, जैसे अपना राजस्थान का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, यहाँ की OPD मेडिसिन की निसंदेह ज्यादा रहती है। तो इस टाइम में हम वैसे ही अपनी प्रिपरेशन को 24/7 हाई अलर्ट मोड पे लेके चलते हैं। अपने पास पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन है, जो अभी आप ये कह सकते हो कि रिक्वायरमेंट से 3-4 गुना ज्यादा अपन ऑक्सीजन की भी डिमांड एक साथ हो जाए तो अपन पूरा कर सकता है SMS अस्पताल। हमारे पास पर्याप्त मात्रा में वेंटिलेटर हैं, क्योंकि पूर्व की वेव्स को, डेल्टा वेव्स को, ओमिक्रॉन को देखते हुए हमने मॉक ड्रिल, सारी चीजें, वेंटिलेटर्स, ऑक्सीजन सारी पर्याप्त मात्रा में रखी हैं। हमने एक लास्ट वीक जैसे चाइना में बच्चों में निमोनिया के केसेस सर्च करे थे, तो मॉक ड्रिल करके वापस से चीजों को रीचेक करके कि मेडिसिन जो एक प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग, जैसा भंडारी सर ने बताया कि ओमिक्रॉन, डेल्टा सारी वेरिएंट्स में। जी शायद डॉक्टर प्रदीप से संपर्क टूट गया है, लग रहा है। वापस एक बार फिर से कोशिश करेंगे। मैं जी डॉक्टर प्रदीप आप अपनी बात खत्म कर लीजिए। यस तो अपने वेंटिलेटर्स, मेडिसिन की जहां तक बात करें अपन, एंटीबायोटिक्स, एंटी एलर्जिक्स, एंटीपायरेटिक्स जो ड्रग्स हैं और जो एंटीवायरल ड्रग्स लास्ट टाइम जैसे कोविड प्रोटोकॉल में यूज की गई थी रेमडेसिविर वगैरह के लिए, हमने डॉक्टर्स के लिए मास्क, सैनिटाइजर, सारी व्यवस्थाएं पर्याप्त मात्रा में मौजूद हैं और सरकार की एडवाइजरी भी जारी हो गई है। जैसा कि लास्ट बताया कि लास्ट अपन राजस्थान के डाटा की बात करें तो लास्ट 24 आवर्स में जैसे पूरे राजस्थान में 470 जो सस्पेक्टेड केसेस के सैंपल लिए गए थे, उसमें जैसलमेर जिले में ही 2 केस मिले। 18 तारीख को जयपुर में 1 केस पॉजिटिव आया था, जो दूसरी जगह भी पॉजिटिव था। 1 केस अपने जेके लोन में पॉजिटिव पाया गया। तो जैसे दिसंबर माह की पूरी टोटल बात करें तो SMS से अटैच अस्पताल में टोटल 6 केसेस पॉजिटिव पाए गए हैं। पर उनमें जैसा भंडारी सर ने बताया है, आपको विषय विशेषज्ञों से भी पता है कि सारी चीजें अभी जो सिम्टम है वो माइल्ड है।
ऐसा कोई सिम्टम नहीं है जिसमें रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हो, ऑक्सीजन डिपेंडेंट हो। आपके चैनल के माध्यम से हम यही कहना चाहेंगे कि कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर आईएलआई सिम्टम्स में ज्यादा रखें, क्योंकि एक जनरल पेशेंट के लिए आईएलआई के सिम्टम को कोरोना से डिफरेंशिएट करना थोड़ा सा मुश्किल रहता है। सर ने बताया है आपको कि आप यदि सीवियर सिम्टम हो तो अपने विशेषज्ञ चिकित्सक से जरूर सलाह लें। पीएचसी, सीएचसी, सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स, मेडिकल कॉलेजेस में सब जगह विशेषज्ञ आईएलआई ओपीडी लगा अपनी चल रही है 24/7। वहां जाके आप सलाह ले सकते हैं कि मेरे 2-3 दिन से ज्यादा सिम्टम परसिस्ट कर रहे हैं, आप अपना सैंपल करवाएं। हमारे यहाँ जीन सीक्वेंसिंग की सुविधा हो गई है, तो अपन जो नया वेरिएंट आया है उसको कोडिंग करके पता लगा पाएंगे कि क्या प्रदीप जी, जो मैं जीनोम सीक्वेंसिंग पर ही आ रहा था, जो पेशेंट्स आप 6 बता रहे हैं जो पॉजिटिव मिले हैं, इनका आपने जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेज दिया है? ये रिपीट करेंगे? मैं पूछ रहा हूं कि आपने बताया कि 6 मरीज पॉजिटिव मिले हैं, आप अभी जो लेटेस्ट आंकड़ा बता रहे हैं उसमें जांच के बाद दिसंबर माह में जो अपने एसएमएस मेडिकल कॉलेज के 28 हॉस्पिटल्स, जिसमें जेके लोन, एसएमएस की ओपीडी, आईपीडी सम्मिलित हैं, उसमें 6 केसेज बिल्कुल। दिसंबर तो क्या क्योंकि जो JN1 है लगातार दिसंबर से सुर्खियों में, अमेरिका और चाइना के बाद में जो शुरुआती स्तर के बाद, और अब तो भारत में भी 21-22 केसेस हैं इसके, क्या जो पेशेंट्स अभी एडमिट हैं उनकी जीनोम सीक्वेंसिंग शुरू करा दी है आपने उनके सैंपल्स की? यस, जीनोम सीक्वेंसिंग हो रही है अपनी। अभी तक कोई केसेस ऐसा डिटेक्ट नहीं हुआ है कि JN1 का कोई वेरिएंट अपने यहाँ मिला हो। आपने जीनोम सीक्वेंसिंग कराई है जो अभी पेशेंट्स थे उनकी? यस, अभी जो लास्ट 2-3 डेज में जो सस्पेक्टेड केस हैं उनकी जीनोम सीक्वेंसिंग स्टार्ट कर दी गई। ठीक है, और जो अभी एडमिट हैं जयपुर अपने एसएमएस में, उनकी भी जीनोम सीक्वेंसिंग हो चुकी है? एक पेशेंट अपने एसएमएस हॉस्पिटल में एडमिट है, जेके लोन के पेशेंट एडमिट है या डिस्चार्ज हो गए। एक बच्चा था जो पॉजिटिव होके आया है, वो जेके लोन हॉस्पिटल से अपन उनकी जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भिजवा दिया गया है। ठीक है। तो जीनोम सीक्वेंसिंग अभी तक आपने जो कराई है, आपका कहना है कि उसमें JN1 के जो है वो वेरिएंट नहीं मिला है, और एक जो बच्चा है जेके लोन एडमिट है उसकी आपने जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजा है। प्रोफेसर भंडारी का रुख कर लेते हैं। सर, अभी तो फिलहाल एक चिंता की बात नहीं है राजस्थान को लेकर, लेकिन सतर्क रहने की जरूरत जरूर है। एक चीज मैं आपसे जानना चाह रहा था, वाइड स्प्रेड वैक्सीनेशन हमारा हो चुका है, कवरेज बहुत ज़्यादा है, और मतलब काफ़ी एक अच्छी बात, जो सुखद बात है वो यही है कि उसके साथ में हमारे पास में एक बड़ा बचाव रहता है। लेकिन जो तीसरी डोज की जब बात हुई थी, काफ़ी लोगों ने हेजिटेट किया, और जब जिस तरह से लगातार रिएक्शन की बात जो खबरें उठने लगी, तो लोगों ने फिर काफ़ी कहीं ना कहीं बड़ा हिचकिचाहट आ गई लोगों के भीतर। इस चीज़ को लेकर क्या वापस एक फिर से सेंसिटाइज करने की ज़रूरत है थर्ड डोज या बूस्टर डोज को लेकर? क्योंकि काफ़ी बड़ी तादाद में, हालांकि ये फिगर तो देखने वाला होगा कि कितना ये फिगर है, क्योंकि काफ़ी लोगों को वैक्सीनेशन 2021 में कंप्लीट हो गया था। मोटे तौर पर बड़ी तादाद में लोगों को 2 साल हो चुके वैक्सीनेशन लगवाए हुए। तो क्या उसकी इम्यूनिटी अभी तक भी बाकी है? क्योंकि नया वेरिएंट लगातार म्यूटेट कर रहा है, फिर JN1 के बाद कोई और वेरिएंट मौजूद होगा, तो वो इम्यून सिस्टम को इवेड करने की भी एक कंसर्न बना रहता है। आपका इस पर क्या रुख है सर? देखिए, सबसे पहले तो मैं एडवाइस करना चाहूँगा कि अभी भी बड़ी ग्रुप ऑफ पीपल रह गए जिन्होंने प्रिकॉशनरी डोज नहीं लिया था। मेरा एडवाइस रहेगा कि उन लोगों को प्रिकॉशनरी डोज जरूर लेना चाहिए, बिकॉज इट इज़ वेरी सेफ। जब प्रिकॉशनरी डोज लग रही थी तो कुछ तरह के मिथ सोसाइटी में आ गए थे कि वैक्सीन लगाने से काफ़ी कॉम्प्लिकेशन हो रहे हैं। जब सामान्य वैक्सीनेशन भी किया जाता है तो मामूली दर्द, बुखार और कॉम्प्लिकेशन हो जाते हैं। ट्रूली स्पीकिंग, लिटरेचर और डेटा बताता है कि वैक्सीनेशन से कॉम्प्लिकेशन नहीं थे, ये एक पोस्ट कोविड सिंड्रोम है। जब कोविड होने के बाद 9 महीने से 10 महीने के बाद तक भी पल्मोनरी कॉम्प्लिकेशन, ब्लड क्लॉट कॉम्प्लिकेशन, डीप वेन थ्रोम्बोसिस, इस तरह के पोस्ट कोविड सिंड्रोम के कारण ये कॉम्प्लिकेशन हो गए हैं। तो अभी तक जिन लोगों ने प्रिकॉशनरी डोज नहीं लगवाई है उनको अभी भी जरूर लगवाना चाहिए। और बाकी जैसा कि मैंने बताया, 22 वेस्टर्न कंट्रीज में सेकंड बूस्टर डोज की एडवाइजरी भी आ गई है। आई एम श्योर हमारी कंट्री में भी इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम वी विल हैव ए क्लियर एडवाइजरी। बट अगर कोई कोमॉर्बिड कंडीशन विद इम्यूनो कम्प्रोमाइज स्टेट का पेशेंट है तो वो इसके बारे में सोच सकते हैं विद द कंसल्टेशन ऑफ डॉक्टर। और जब उनको अगर अप्रोप्रिएट लगेगा कि देयर इज ए रीजनेबल गैप और एंटीबॉडी टाइटर फॉर कोविड काफ़ी कम हो गया है
ये जो नेक्स्ट डोज, जो सेकंड बूस्टर डोज है, विच विल बी गाइडेड बाय एंटीबॉडी टाइटर ऑफ द कोविड वैक्सीनेशन, तो अगर वो फॉल हो गया है या किसी कारणवश प्रिकॉशनरी डोज नहीं लगवाना चाहिए। बट सबसे इंपॉर्टेंट ये है, मेन चिंता कोविड इन्फेक्शन में क्या होती है कि पेशेंट कहीं क्रिटिकल नहीं हो जाए, पेशेंट के लंग में निमोनिया नहीं हो जाए जैसा कि डेल्टा वेव में हुआ था, और पेशेंट को आईसीयू, क्रिटिकल केयर या ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं हो। उसके लिए मैं एडवाइस करना चाहूँगा कि हर फैमिली में एक पल्स ऑक्सीमीटर होना चाहिए। जब कभी भी आईएलआई के सिम्टम हो, वो कुछ लंबे समय तक चले और सिग्निफिकेंट सिम्टम हो, खांसी, कफ और सांस में दिक्कत हो, तो ऑक्सीजन सैचुरेशन देखते रहें। अगर ऑक्सीजन सैचुरेशन 90 से कम होता है या नॉर्मल से 4 से 5% डिक्रीज होता है, इमीडिएटली अपने डॉक्टर से संपर्क करें, उनको इन्फॉर्म करें। ये ऑब्जर्वेशन आपको जो एल्डरली सिटीजन्स हैं, अपने ग्रैंड पेरेंट्स और पेरेंट्स हैं, और जो सिक पेशेंट हैं, उनके अटेंडेंस को बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। एक्चुअली जो भी कंप्रोमाइज ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन है, उसमें सैचुरेशन मॉनिटरिंग और कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही स्ट्रांगली एनफोर्स करना चाहिए। बट मैं सोचता हूँ हमारे पास एक्सपीरियंस के कारण पीपल एट लार्ज का कंप्लायंस ऑफ कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर अच्छा होना चाहिए, और अगर ये कंप्लायंस अच्छा हुआ तो हम ओमिक्रॉन के इस वेरिएंट का स्प्रेड को रोक पाएंगे। स्प्रेड को रोकने का दो फायदा है, हम पब्लिक को प्रोटेक्ट करेंगे और इसके एक्स्ट्रा म्यूटेशन को भी बचाएंगे, बिकॉज उसमें हमेशा एक रिस्क रहता है। मोर द म्यूटेशन इट मे बी गुड फॉर अस, बट सम टाइम इट मे बी बैड फॉर अस, जैसा कि डेल्टा वायरस उभर के आया था जिसने काफी हैवॉक क्रिएट किया था। डॉक्टर भंडारी, एक बात मैं ज़रूर पूछना चाहूँगा, ना सिर्फ आउट ऑफ पर्सनल एक्सपीरियंस बल्कि काफ़ी बड़ा एक लोगों का भी एक्सपीरियंस रहा। लोगों का ये कहना था कि वैक्सीनेशन होने के बावजूद भी कोविड हुआ, तो फिर वैक्सीन की क्या ज़रूरत है, क्योंकि वैक्सीनेशन अगर नो जी, ये आप बिल्कुल ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं जी। कोविड प्रोटेक्ट्स द सीवियरिटी ऑफ डिजीज। कोविड वैक्सीनेशन प्रोटेक्ट सीवियरिटी ऑफ डिजीज। वैक्सीन कोविड को कभी प्रिवेंट नहीं करेगा। ऑलवेज रिमेंबर, जिनको भी वैक्सीनेशन लगा है उनको कोविड हुआ है तो वो बहुत माइल्ड हुआ होगा, बहुत एसिम्टोमेटिक हुआ होगा, बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए हुआ होगा और कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं हुए होंगे। तो वैक्सीनेशन इज नोन टू प्रोटेक्ट हॉस्पिटलाइजेशन, वैक्सीनेशन इज नोन टू प्रोटेक्ट वेंटिलेटर रिक्वायरमेंट, वैक्सीनेशन इज नोन टू प्रोटेक्ट लंग्स एंड द क्रिटिकल डिजीज। माइल्ड डिजीज और एसिम्टोमेटिक डिजीज हो सकती है। तो जिन लोगों को भी कोविड वैक्सीन के बाद अगर कोविड हुआ भी है तो दे माइट हैव हैड ओनली माइल्ड डिजीज। दिस इज बिकॉज ऑफ द प्रोटेक्शन प्रोवाइडेड बाय वैक्सीन। बिल्कुल, तो बिल्कुल। वैक्सीन विल नेवर prevent you from having COVID. It will only make the very diluted presentation of COVID and will be very mild symptoms it will cause. माइल्ड सिम्टम, एब्सोल्युटली, क्योंकि वायरल जो भी डिजीज है डॉक्टर भंडारी, उसका नेचर ही है किस तरह से वायरस का म्यूटेट करना। तो एक कहीं ना कहीं पोटेंट वैक्सीन जो लोगों के जहन में होता है कि पोलियो जैसी कोई एक वैक्सीन बन जाए और पोलियो खत्म हो गया, उस तरह से कोरोना को भी खत्म कर दे। इसको लेकर अभी एक सवाल है, मैं आपके पास लौटूंगा। अंतिम पड़ाव पर हम कार्यक्रम के, डॉक्टर शर्मा का भी रुख कर लेते हैं। प्रदीप जी, बात वैक्सीनेशन को लेकर हो रही थी। डॉक्टर भंडारी, प्रोफेसर भंडारी कह रहे हैं कि थर्ड डोज जो बूस्टर डोज है, काफी देशों में तो सेकंड बूस्टर की भी अब एडवाइजरी निकल चुकी है। हमारे यहाँ क्या स्थिति है, राजस्थान को अगर देखें, और आप किस तरह से सेंसिटाइज कर रहे हैं, क्योंकि अब मरीज आने लगे हैं और अस्पतालों में भी, क्योंकि ये इन्फ्लुएंजा आईएलआई की इस वक्त पे सिचुएशन रहती है, तो इसको लेकर किस तरह से आपका रुख है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों में जो थर्ड डोज को लेकर एक हिचकिचाहट है, क्योंकि नंबर का गैप बहुत बड़ा है। सेकंड डोज का अगर करोड़ में है तो थर्ड बूस्टर डोज का नंबर बहुत कम है, राजस्थान ही नहीं पूरे देश भर में। इसको लेकर आपकी ओर से क्या कोई सोच और पहल है? बिल्कुल, भंडारी सर ने सही कहा है कि अभी इस डोज को लेकर किसी तरह की कोई हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि डोज अपने को प्रिवेंट करती है कोरोना की सीवियरिटी से। जो कोविड का है, आप यदि ये सारे अपने इंडिया में जिस तरह से वैक्सीनेशन हुआ उसका बहुत बड़ा फायदा मिला है, और डाटा भी ये सारे इंडिकेट करते हैं कि पॉपुलेशन में एक वाइड स्प्रेड वैक्सीनेशन हुआ तो उससे हमें कोविड की सीवियरिटी में से बचने में बहुत बड़ा फायदा मिला। और दूसरा, एक आम धारणा नहीं बना के पूर्वाग्रह से अपने को सोच के नहीं करना है कि कोविड है, आप लोगों के चैनल के माध्यम से वेरिएंट के बारे में बताया जा रहा है, लोग ऐसा सोच लेते हैं कि नॉर्मल जुकाम है। हमें इसकी क्रॉस जो इन्फेक्टिविटी है उसको रोक के इसकी जो म्यूटेशन पावर को, जैसा कि सर ने बताया है, म्यूटेशन को रोकना है।
म्यूटेशन जी। कई बार फायदेमंद होता है, पर बहुत ज्यादा बार ये हमारे लिए हानिकारक ही रहते हैं। जैसे डेल्टा के बाद ओमिक्रॉन, ये सारे वेरिएंट्स आए जो इनके स्पाइक म्यूटेंट कर रहे हैं। जो अभी JN1 म्यूटेंट है, जिसको WHO ने वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट कहा, जैसा सर ने बताया, तो लोगों को विषय विशेषज्ञों की बात को पैनिक बना के नहीं सोचना, बट सतर्क भी रहना है और सावधान भी रहना है, और लोगों को अपने विशेषज्ञ चिकित्सकों से सलाह लेनी क्या है। डॉक्टर शर्मा, आयुर्वेदिक एक इम्पॉर्टेंट बात मैं जानना चाहूंगा कि पहले क्योंकि काफी मतलब भीड़भाड़ रहती थी वैक्सीनेशन को लेकर, फिलहाल तो कई अस्पतालों में सेंटर ही इसलिए बंद है क्योंकि अब कोई वैक्सीन ही नहीं लगवा रहा है। आपके यहाँ पर क्या वापस से कोई व्यवस्था आप शुरू कर देंगे आप, या फिर अभी भी चालू अगर कोई SMS आना चाहे और वैक्सीनेशन लेना चाहे? अभी सरकार की तरफ से कोई एडवाइजरी जारी होगी इस बारे में, तो हम स्टार्ट, अभी वैक्सीनेशन का सेंटर तो स्टार्ट नहीं है। CMHO लेवल पे सारी चीजें, ये व्यवस्था करी जाती हैं सारी चीजें, तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे राज्य सरकार की द्वारा जो भी एडवाइजरी जारी करी जाएगी वो हम पूरी तरह फॉलो करेंगे। अभी हमारी ILI OPD 24/7 जो चालू है, वो आप सैंपल दे सकते हैं, आप सलाह ले सकते हैं, आप मेडिसिन ले सकते हैं, सारी चीजें चालू हैं। ठीक है, ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर प्रदीप शर्मा आपका भी, और प्रोफेसर भंडारी। हालांकि सवाल कम नहीं पड़ते हैं क्योंकि आप जब एक्सपर्ट जब बात करते हैं तो तमाम चीज़ें दर्शकों को समझाने में मदद मिलती है। बहुत बहुत शुक्रिया, आप दोनों हमारे साथ जुड़े।